हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लीगल कोड ई लर्निंग। आई एम आशु आर लवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो इलेक्शन से रिलेटेड है, मतलब चुनावों से रिलेटेड है और काफ़ी सुर्खियों में भी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पोस्टल बैलेट के बारे में। ये वर्ड्स आपने आजकल बहुत सुने होंगे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में। तो पोस्टल बैलेट के बारे में हम डायनामिक एंड स्टैटिक दोनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, पोस्टल बैलेट के टॉपिक को हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। नंबर 1, सबसे पहली बात, ये सुर्खियों में क्यों है। नंबर 2, पोस्टल वोटिंग होती क्या है। नंबर 3, इस जो पोस्टल वोटिंग जो सिस्टम है इसका फ़ायदा कौन ले सकता है और किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। एंड नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एंड में पता चलेगा, जो भी एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इस समय 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, सबको पता होगा। यहाँ पर बात चल रही है तमिलनाडु की, क्योंकि ये उनमें से एक राज्य है जहाँ पर इलेक्शंस चल रहे हैं। तमिलनाडु की बात यहाँ पर इसलिए करेंगे क्योंकि पोस्टल बैलेट का जो मामला है वो यहीं से रिलेटेड है। पोस्टल बैलेट क्या होता है इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, पहले भी पोस्टल बैलेट का यूज होता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि जो आम नागरिकों में से किसी तबके को यह फैसिलिटी दी जा रही है। इससे पहले क्या होता था कि जो सर्विस वोटर्स होते थे, मतलब कि जो लोग सर्विस के लिए बाहर रिमोट एरियाज में रहते थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि अपने चुनावी क्षेत्र में नहीं जा पाते थे, उनको ये फैसिलिटी मिलती थी। या जो इलेक्शंस मतलब चुनाव कार्यों में जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं वो सर्विस कर रहे हैं, उनको ये फैसिलिटी दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, तमिलनाडु में पहली बार भारत के किसी भी राज्य में, यहाँ पर तमिलनाडु की बात चल रही है, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर आम लोगों के एक सेक्शन को पोस्टल बैलेट का अधिकार दिया गया है और इस बार वो इस सर्विस का या इस सिस्टम का लाभ उठा रहे हैं। मतलब तमिलनाडु में 80 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं इस बार पोस्टल बैलेट का फ़ायदा उठाएंगे। तो पहली बात तो ये, इसी वजह से यह इस समय सुर्खियों में चल रहा है। अब बात करते हैं पोस्टल वोटिंग क्या है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जिसको भी ये पोस्टल वोटिंग का राइट या इस सेवा को उठाने का लाभ दिया जाता था, ये डिसाइड करने वाली जो अथॉरिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो जो भी डिसाइड करती थी कि कौन कौन पोस्टल वोटिंग का लाभ उठाएगा, वो कौन होते थे, जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते थे। वो क्या करते थे कि एक पेपर होता था, बैलेट पेपर, उस पर अपना मत दे करके उसको दोबारा इलेक्शन ऑफिसर के पास भेज देते थे। ठीक है, उस जो बैलेट पेपर होता है उसको अपना मत उस पर जाहिर करके इलेक्शन ऑफिसर, चुनावी अधिकारी के पास भेज देते थे और ये उन्हें काउंटिंग से पहले ही भेजना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि इलेक्शन की काउंटिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद में भेज रहे हैं, नहीं, काउंटिंग से पहले ही अपने चुनावी अधिकारी को बैलेट पेपर भेजना है वापस, अपना मत दे करके। इस सर्विस को कौन कौन यूज कर सकता है। देखिए, सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेज, आप भी जानते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके जो सदस्य हैं ज़्यादातर सर्विस पर रहते हैं, अपने होम स्टेट या चुनावी क्षेत्र से बाहर ही रहते हैं, तो उनको ये सर्विस का मतलब कि पोस्टल बैलेट का फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहां पर आर्म्ड पुलिस फोर्स भी होती है, वो जब अपनी स्टेट से या अपने चुनावी क्षेत्र से बाहर सर्विस दे रहे होते हैं, उनको भी पोस्टल बैलेट का फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो मान लीजिए सरकारी नौकरी करने वाला है और वह इंडिया से बाहर है, तो बाई पोस्ट वो इस पोस्टल बैलेट का फ़ायदा उठा सकता है। और उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार भी जो बाहर रह रहे हैं वो भी बाई पोस्ट पोस्टल बैलेट का फ़ायदा उठा करके अपना मत जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यहां पर मैंने लास्ट पॉइंट दिया है सेक्शन 60 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये आपको फिंगर्स पे आना चाहिए। 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसको बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का। इसका जो सेक्शन 60 मतलब कि धारा 60 है, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधायिकाएं, इनके जो सदस्य होते हैं उनको योग्य व अयोग्य ठहराने का जो काम है वो कौन करता है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की नियमावली करती है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पर चुनाव हो रहे हैं, कंडक्टिंग इलेक्शंस, तो यहाँ पर जो प्रशासनिक तंत्र काम करता है, जैसे अधिकारी वगैरह ड्यूटी पे लगाए जाते हैं, तो किस तरीके से काम करेंगे और उनका क्या क्या पूरी जिम्मेदारी होगी, उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दल जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज,
उनके रजिस्ट्रेशन मतलब कि पंजीकरण करने का काम भी किस तरीके से होगा वो इसी एक्ट में दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, चुनाव का संचालन। इसके अलावा चुनाव के दौरान मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, उसको भी सुलझाने का काम या क्या किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा, कार्रवाई होगी, वो इसी में दिया हुआ है। और आपने सुना होगा कि स्पेशली इन इंडिया जनरली इफ़ यू गो फॉर द इलेक्शंस ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम बहुत सारी धांधलेबाजी पकड़ने में आती हैं या खबरें उड़ती हैं कि वहाँ पर धांधलेबाजी हो रही है, वहाँ पर लोगों को भगाया जा रहा है, दे आर सो मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो उनके बारे में भी किस तरीके से कार्रवाई होगी या कैसे देखना है इसी एक्ट में दिया गया है। और उपचुनाव के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बाई इलेक्शंस, कभी कभी सीट जो है खाली होती रहती हैं सदनों में, तो उनके लिए बाई इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो इनके बारे में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में दिया गया है। तो ये था छोटा सा टॉपिक पोस्टल बैलेट के बारे में, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और देखिए इसका डायनामिक एंड स्टैटिक दोनों पोर्शन के बारे में मैंने बता दिया है, सुर्खियों में क्यों है और स्टैटिकली इसका मतलब क्या होता है। तो अब इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कभी भी पोस्टल बैलेट की बात आती है तो आपको रुकना नहीं है। तो फाइनली अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द वीडियो के बारे में, प्रीलिम्स एंड मेंस। आप अगर एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी और सिविल सर्विस किसी भी स्टेट का हो, तो प्रीलिम्स एंड मेंस में कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। पोस्टल वोटिंग एंड एलिजिबल पर्सन्स, ठीक है, पोस्टल वोटिंग के बारे में पता होना चाहिए और इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, योग्य हैं। नेक्स्ट, पोस्टल वोटिंग से रिलेटेड अथॉरिटी किसके पास है, मतलब कि पोस्टल वोटिंग के बारे में कोई अधिकार देता है, कोई भी चीज़ डिसाइड करता है, ये अथॉरिटी किसके पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 3 to 4 सबको पता होना चाहिए। और वैसे देखिए जनरली एवरीवन नोज इन इंडिया दैट इलेक्शन कमीशन इज होल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 3 to 4 को जरूर याद रखिएगा। एंड फाइनल, डिस्कस द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ पोस्टल वोटिंग। देखिए मेंस की अगर आप मेंस भी देने जा रहे हैं तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट दिया है, क्वेश्चन दिया है, डिस्कस द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ पोस्टल वोटिंग। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब इलेबोरेट आप इसे कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और कभी भी पोस्टल बैलेट से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। तो फाइनली ये था एवरीथिंग अबाउट पोस्टल बैलेट। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए माई लीगल कोड ई लर्निंग। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।